नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर खबरों की खबर। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी है और रोज की तरह शुरुआत उस तस्वीर से करते हैं जो लगातार चर्चा में आज रही है। जाने माने स्टंट कलाकार एस.एम. राजू की रविवार को फिल्म की शूटिंग के दौरान एक भयानक कार दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुर्घटना एक हाई रिस्क कार पलटने वाले सीक्वेंस को फिल्माते समय हुई। आप देख सकते हैं हादसे के खतरनाक दृश्य सामने आए हैं, जिसमें राजू को तेज गति से कार चलाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद कार एकदम से पलट गई और चकनाचूर हो गई। वहां मौजूद लोगों के मुंह से चीख निकल गई। टीम के सदस्यों को मलबे की ओर दौड़ते हुए देखा गया, राजू को बाहर निकालते हुए देखा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके साथ सेट पर माहौल गमगीन हो गया, क्योंकि एक साहसिक स्टंट मास्टर अचानक हादसे और त्रासदी में हम सब के बीच नहीं रहा। और ये अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी कड़ी में मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर लैंडस्लाइड के कारण बाधित हुआ। ये घटना रविवार की है, जिससे चंडीगढ़ से मनाली की ओर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके पहले 12 जुलाई को भी भूस्खलन के चलते यही मार्ग बंद हो गया था। चला हुआ है, पूरा ये आ रहा है। और अब ये अगली तस्वीर जयपुर से, जहां रेलवे स्टेशन और अजमेर रोड को जोड़ने वाला मेन रोड आज धंस गई। आप तस्वीर में जो गड्ढा देख रहे हैं वो 10 से 12 फीट गहरा है। जाहिर है काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा और आम लोगों को खासी परेशानी हुई। इस मौसम में पहले भी ऐसा देखा गया है कि जयपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। और ये तस्वीर भी राजस्थान की है, लेकिन शहर राजसमंद है। ये वहां की तस्वीर है। वहां के खमनेर इलाके में कई घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद मकान के बाहर खड़ी 2 कारें बह गईं। गाड़ी के मालिकों ने पत्थर लगाकर पानी का तेज बहाव रोका, लेकिन तब तक कार काफी दूर निकल गई। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद आसपास के क्षेत्रों से भी बरसाती नालों का पानी वहां पर पहुंचने लगा, जिसके बाद ये घटना घटी। और अब ये जो तस्वीर है, ये मध्य प्रदेश की सीहोर से ये अफसोसजनक तस्वीर सामने आई है। कोलार डैम में डूबने से वहां भोपाल के 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 छात्र कोलार डैम में पिकनिक मनाने गए थे। तस्वीर में दिख रहा है कि चारों दोस्त पानी में नहा रहे हैं, लेकिन इनमें से 2 गहरे पानी में चले जाते हैं और फिर वो निकल नहीं पाते हैं। जिन छात्रों की मौत हो गई उनके नाम प्रिंस और उज्जवल हैं। और अब खबरों का विस्तार से सिलसिला शुरू करें। उसके शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये खबर आई है। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में करीब 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 35 लाख मतदाताओं के नाम कटने वाले हैं, जो कि कुल वोटर संख्या का करीब 4.5% है। इसमें से 12.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और करीब 17.5 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, यानी बिहार को वो छोड़ चुके हैं। और करीब 5.5 लाख वोटरों की संख्या वो है जो बिहार से बाहर भी रजिस्टर हैं, यानी 2 जगह पर उनका नाम लिखा गया है, 2 सीटों पर, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अगर इस आंकड़े को सही माने, जो कि चुनाव आयोग के जरिए मिला है, तो हर विधानसभा में कम से कम 5% वोटर कम होने की बात अब सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर करीब 4.5% वोटरों की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या अगर नंबरों में बात की जाए तो करीब 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं रहने वाले हैं। करीब 35 लाख वोटरों के नाम कम हो जाएंगे, जिसमें 17.5 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से बाहर चले गए हैं। 5.5 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगह पर रजिस्टर्ड है और 12.5 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, पर उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है, ऐसे में इन तमाम लोगों की पहचान हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि करीब 4.5% वोटर ऐसे हैं
जिनकी संख्या करीब करीब 35 लाख होती है, जिनके नाम अब इस नई मतदाता सूची में शायद ना दिखे जब नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी अगस्त के महीने में। ये प्रक्रिया SIR की इस वक्त चल रही है। BRO जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के नाम नोटिस कर रहे हैं, उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और करीब 35 लाख वोटरों की संख्या कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। इनफैक्ट ये बड़ी खबर है अब तक की, जितनी प्रक्रिया चुनाव आयोग पिछले 1 महीने से कर रहा है SIR की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, उसमें अब ये पता लग रहा है कि करीब 4.5% वोटर कम होने वाले हैं। और 4.5% वोटर का मतलब हुआ करीब करीब 35 लाख वोटर के नाम इस सूची से कम हो जाएंगे। और जो जानकारी हमको चुनाव आयोग के द्वारा मिली है, हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने रिपोर्ट हमको दी है और वो ये बताते हैं कि 5.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह पर रजिस्टर्ड थे, उनके नाम कट जाएंगे। 17.5 लाख ऐसे वोटर रहे सूची में जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, यानी परमानेंटली उन्होंने बिहार से बाहर ट्रांसफ़र ले लिया है, उनका स्थायी निवास अब बिहार नहीं रहा है। और करीब करीब 12.5 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, पर उनकी नाम मतदाता सूची में कायम था, अपडेट नहीं हुआ था और अब वो नाम कट जाएगा। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, तो ये माना जाए कि SIR की जो प्रोसेस चल रहा है इसमें करीब 35 लाख वोटर कम होने वाले। जी हाँ, अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों को माने तो उन्होंने खुद बताया है कि 1.59% लोग ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं और 2.2% ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह जाके दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हैं और 0.73% ऐसे लोग हैं जो 2 बार डुप्लीकेट पाया गया, उनका मतलब 2 जगह मतदाता पहचान पत्र था। यानी कुल माना जाए तो 35.5 लाख ऐसे मतदाता होते हैं जिनका नाम इस बार SIR से कट जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जून के महीने तक की जो समरी रिवीजन सरकार करवाती है, इलेक्शन कमीशन खुद करवाता है, उसमें ये लोग एलिजिबल पाए गए थे, यानी 7.89 करोड़ एलिजिबल मतदाता थे। तो अचानक से जब SIR हुआ तो कैसे ये लोग अब पता चल रहा है कि मृत पाए गए हैं, उसमें से 12.5 लाख लोग, 17.5 लाख लोग दूसरे राज्य जा चुके हैं और 5 लाख करीब जो बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट है। तो क्या जो अभी तक समरी हुई थी, क्या वो सही से समरी रिवीजन नहीं किया गया था? जो BLOs पहुंचे थे जून महीने तक रिवीजन कर रहे थे, क्या वो सही से रिवीजन नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये है कि SIR क्या इसलिए बहुत ज़रूरी था? जो चुनाव आयोग हमेशा से बार बार दावा ये कर रहा था कि क्योंकि ये SIR इसलिए ज़रूरी क्योंकि बड़े लेवल पर हमने देखा कि लोग माइग्रेट करके चले गए, अर्बनाइजेशन हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि SIR करवाया जाए ताकि ये पता चल सके कि बिहार के कौन। तो अश्विनी, क्या अश्विनी हम ये कह सकते हैं कि SIR का जो प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है उसके जरिए ये आंकड़ा निकलकर सामने आया, ये उसी प्रोसेस का जरिया है जिसमें करीब 4.5% वोटर कम होने वाले हैं पिछली बार के मुकाबले? जी हाँ, ये पूरा SIR की प्रक्रिया के जरिए आए हैं। अदरवाइज जो स्पेशल समरी होती है हर साल की तरह, उसमें तो ये लोग बाहर अभी तक इलेक्टर्स बने हुए थे। तो बड़ा सवाल ये है कि जो रिवीजन होता है हर साल, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां थी जिसको लेकर ही SIR लाया गया था, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि 4.5 लाख लोग ऐसे पाए गए जो या तो मर चुके हैं या तो दूसरी जगह जा चुके हैं या तो उनका 2 वोटर था। अभी इसमें और भी नंबर बढ़ सकता है क्योंकि कल का चुनाव आयोग का अगर आपको आदेश याद हो जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में वोटर हैं, उनका फॉर्म तो जमा हो गया है, लेकिन ERO और AERO जब फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे यानी राउंड 3 के लिए जब जाएंगे तो वो जांच करके ये बताएंगे कि ये एलिजिबल हैं, वोटर की है या नहीं। तो अश्विनी, तो इस बात को हम मान सकते हैं जो विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा था कि उन वोटरों की संख्या कम हो जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि जो वो 5.5 लाख का आंकड़ा निकल कर आ रहा है जिनका 2 जगह पर रजिस्ट्रेशन था, या 17.5 लाख जो बिहार छोड़कर चले गए हैं, ये जेन्युइन अगर नंबर है तो विपक्ष का जो ऑब्जेक्शन था वो गलत था, ज़बरदस्ती का ऑब्जेक्शन था? देखिए, इसमें विपक्ष का जो तर्क है, जो तेजस्वी का तर्क है, अगर वो उनकी माने तो उन्होंने कहा है कि अगर 1% वोटर भी कम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 3200 प्रति विधानसभा वोटर कम हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा दावा RJD और तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही थी कि BJP और तमाम लोगों की कोशिश है कि वोटर्स को कम कर दिया जाए, जिसको लेकर RJD, कांग्रेस बार बार जाके इलेक्शन कमीशन से मिल रही थी। हमने देखा कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया था इसी बात को लेकर कि वोटर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। खासकर उनका दावा था कि
जो उनके वोटर्स हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उनके वोटर्स को कम कर दिया जाए। हालांकि अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि एसआईआर में ही आइडेंटिफाइड हो पाया कि इतने लोग, इतने बड़े लेवल पे जो लोग थे उनका नाम इलेक्टोरल रोल में था। अश्विनी आप बने रहिए मेरे साथ, अश्विनी आप बने रहिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं। नवल किशोर जी धन्यवाद। ये बड़ी खबर आ रही है, अभी तक का जो एसआईआर हुआ है करीब 80% जो चुनाव आयोग कह रहा है अपने ऑफिशियल ट्वीट में, उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है करीब 4.5% वोटर कम हो रहे हैं, यानी करीब 35 लाख वोटर कम हो जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, क्या ये जो कम हो रहे हैं, क्या ये विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपालीज हैं, बर्मीज हैं, या अपने ही वोटर को जिस तरह की स्थिति में डाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्या वही लोग कम हो रहे हैं? ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जितनी जल्दीबाजी में आपने किया है और जिस तरह का डॉक्यूमेंट आपने मैंडेटरी किया है, उससे बहुत संभावना है कि प्रैक्टिकल रीजन के कारण नवल जी 12.5 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 17.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंटली, और 5.5 लाख वोटरों की संख्या वो है जिनके 2 वोटर आई कार्ड पाए गए, जिनके 2 जगह पर एड्रेस पाए गए, बिहार के अंदर भी बिहार के बाहर भी। तो ये वो आंकड़ा है 35 लाख का जो कम हो रहा है। ये नेपाली है कि म्यांमारी है, ये इस बारे में कोई डिटेल नहीं है सुमित जी। नहीं, लेकिन जब कहा गया कि इसमें फर्जी वोटर है, तो आपने जब इलेक्शन कमीशन ने जून 2024 से काम शुरू किया और स्पेशल समरी डिवीजन के आधार पे जो जनवरी में पब्लिश किया, इसका मतलब है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। और जब हमारे से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने डायलॉग किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में, यहाँ तक उन्होंने दिल्ली में बुलाकर और हमें कार्यशाला के माध्यम से और जो वोटर बचे हुए हैं उसको जोड़ने की बात की। एकाएक जून के महीने में 20 तारीख को आते हैं और कहते हैं कि 1 महीना में एसआईआर करके हम पूरा शुद्धिकरण करना चाहते हो। कहीं ना कहीं इन चीजों से, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो लिस्ट आपने दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एग्जॉस्टिव नहीं है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको 3 को ऐड करना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एपी कार्ड को ऐड करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला है नागरिकता के सवाल पे कि नागरिकता सिद्ध करना आपका काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये जल्दीबाजी में इलेक्शन कमीशन ने काम किया, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया रही, पहले वोटरों का नाम ऑफिशियल करने की और फिर वोटर लिस्ट से नाम कम करने की, आप चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरा सवाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हियरिंग के दौरान आपकी जो प्ली रही, आप मनोज झा की जो प्ली थी, आईडीआर की जो प्ली थी, वो पूरी तरह नहीं मानी, एसआईआर को रोका नहीं है। एसआईआर पूरा हो जाएगा 24-25 तारीख तक, अगली हियरिंग के पहले। नहीं, देखिए सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक स्थिति है। जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, और यह माना जाता है लोकतंत्र में कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था लोकतंत्र को स्थापित करने का वही है। और आम मतदाता का उम्मीद यही है, या पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीद यही है कि चुनाव आयोग सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन निर्धारित करे, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपने 1 साल में फॉलो किया उसको एक झटके में हटाकर फेंक दिया, और जो काम आप कर रहे हैं, आप कैसे, आप देखिए, आप जमीन से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में, संज्ञान में लेना चाहिए। नवल ऐसे कई सारे नवल जी, एसआईआर के मामले में आखिरी सवाल है मेरे पास, वक्त और भी कम है मेरे पास, माफ करिएगा। पप्पू यादव जी ने बड़ी बात बोली है कि एसआईआर जो किया जा रहा है वो बीजेपी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर एसआईआर नहीं रोका जाता है तो पूरे विपक्ष को चुनावों का बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्या आप लोग उस दिशा में भी सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपकी तरफ नहीं आया तो उस दिशा में भी विपक्ष जा सकता है? नहीं, देखिए, ये सब जो काल्पनिक बातें हैं या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उस पर हम इसलिए अभी विचार नहीं दें कि इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2:1 का इम्पैक्ट दिख रहा है। जितनी जल्दीबाजी में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और जितना शिद्दत से बीजेपी डिफेंड कर रही है, इससे लगता है कहीं ना कहीं एक खास मोटिव है जिसको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि संविधान में परिवर्तन, संशोधन लाकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया था, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में है। और कई संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के जो शासन के इतिहास हैं वो दबाव में काम करने के लिए करते हुए देखे गए हैं। तो हो सकता है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका इल्जाम है ये चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पर। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपने अपनी बात कही, मेरे साथ जुड़े। नवल जी बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट नोटिस में, थैंक यू सो मच।
प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पे तो साफ बोल रहे थे, पप्पू यादव का जो फॉर्मूला वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया की जा रही है, नाम डिलीट किए जा रहे हैं, इस पर चिंता की बात है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर भी बिहार से ही आज आई है और हमने इसको समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से एक खेल का मैदान तैयार किया है। ये मैदान देखने में आपको फुटबॉल के मैदान की तरह दिखेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस मैदान को आप, और जिसमें दो पाले आपको दिखाई देंगे। एक तरफ सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी है। दो टीमें जैसे कि इस फुटबॉल के मैदान में आमने सामने हैं। बीच में एक नहीं 3 गेंदें हैं। इस फुटबॉल में एक गेंद से नहीं खेला जा रहा है, 3 फुटबॉल से मैच खेला जा रहा है। पहली गेंद है SIR, मतलब वोटर लिस्ट का जो सच्चाई का जो टेस्ट चल रहा है, जिसके बारे में अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। तो पहली गेंद SIR की है, जो कि सच्चाई का टेस्ट वोटर लिस्ट का चल रहा है। 100 व्यक्ति पर आधार कार्ड कितनी संख्या है, ये दूसरी गेंद है। और तीसरी गेंद जो है वो गेंद बिहार में वोटिंग से पहले शूटिंग की वारदातों की है, यानी कानून व्यवस्था के जिस तरीके से लगभग हर रोज बिहार के किसी न किसी इलाके से सरेआम गोली मार दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था, जंगल राज, राक्षस राज, इस तरह के जुमले आप सुन रहे होंगे। तो ये 3 गेंदें लगातार चल रही है। इन गेंदों के जरिए पूरा समीकरण आज हम आपको समझाने वाले हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। इस पूरे खेल में वो सूत्र वाला बयान भी है जिसको लेकर तेजस्वी यादव पर आज सब चढ़ाई कर रहे हैं। चुनाव मैदान से हटने के चैलेंज पर विस्तार से बात करेंगे इस पूरे बुलेटिन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड वाली गेंद जो है वो लगातार विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने उछाली है विपक्ष की ओर। विपक्ष उसमें आपस में ड्रिबल कर रहा है। इसी तरीके से SIR की गेंद उछाली है सत्ता पक्ष ने विपक्ष की ओर। विपक्ष उसी में उलझ के रह गया है। जो बड़ा मामला है, जैसा कि हमने बताया, कानून व्यवस्था का, राक्षस राज का, जंगल राज का, वो विपक्ष के लिए एक आसान मुद्दा था कि उसके जरिए वो घेर सकता था सत्ता पक्ष को, पर वो मुद्दा कहीं विपक्ष के सामने छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त SIR और आधार कार्ड के मसले पर ज़्यादा उलझ गया। एक तरीके से कहें तो सत्ता पक्ष अपनी इस रणनीति में विपक्ष को इंगेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एक छोटा सा ताज़ा अपडेट आपको यहाँ पर दे देते हैं। आज जो कुछ हुआ, प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली बैठक आज दिल्ली में हुई और खास बात यह कि इस बैठक में पप्पू यादव को भी न्योता दिया गया। वो पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद हैं। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, बिहार से कांग्रेस के सांसद शामिल रहे। सियासत भी बहुत अजीब चीज़ है। पलक झपकते ही वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, अरमान बदल जाते हैं। आपको याद होगा कि 9 जुलाई को पटना में SIR के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी का एक संयुक्त प्रदर्शन हुआ था, जिसको आप इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन भी कह सकते हैं। मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे। पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस भी उनकी समर्थक है, लेकिन पप्पू यादव को राहुल तेजस्वी वाले मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था। वो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आज पप्पू यादव को कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में शामिल करने के लिए पटना से दिल्ली तलब किया और पप्पू यादव आए भी, इस बैठक में शामिल भी हुए। और अब मैं आपको वापस बिहार के सियासी मैदान में ले चलता हूं। जैसा कि आपको बताया था कि खेल का मैदान है, एक तरफ सत्ता है और दूसरी ओर विपक्ष की टीम है, जिसमें आपको तेजस्वी यादव और ओवैसी और राहुल गांधी दिखाई देते हैं। बीच में एक की जगह 3 गेंदें हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से SIR की गेंद आगे बढ़ाई जाती है, विपक्ष अपने हिस्से में उसे रोकने में लग जाता है, उसमें इंगेज होकर रह जाता है और कुछ दिनों के बाद आधार कार्ड का मूव बनाता है सत्ता पक्ष और वो विपक्ष की ओर फेंक देता है। विपक्ष फिर आधार कार्ड के मुद्दे पर उलझ कर रह जाता है और इन सब मामलों में जो मेन मुद्दा है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, जंगल राज की, वो विपक्ष की नज़रों से, विपक्ष के ग्रिप से कुछ कमज़ोर होता दिखाई देता है। इसीलिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस सरकार को डिफेंसिव कर सकता है जो मुद्दा जंगल राज का, राक्षस राज का, कानून व्यवस्था का, उस पर जो एग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए विपक्ष को, वो बनता नहीं दिखाई देता। बजाय इसके कि वो तो आधार और SIR के मामले पर ही अपने पाले में जो गेंद आई है उसी को समेटने में लगा है, कहीं उसके पाले में कोई गोल ना कर पाए सत्ता पक्ष। तो पटना और बिहार में लगातार जंगल राज से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत सी हत्याएं हुई हैं, आज भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं।
उसे भी विरोधी सरकार के खिलाफ ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में इस वक्त अजीब सा कंफ्यूजन है। वोटर, ऑपोजिशन, राजनीतिक पंडित सभी इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और तस्वीर भी लगभग वही आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है कि सब कुछ बिहार में जैसे कंफ्यूज है। पप्पू तो यहां तक कह रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकती है तो पूरे विपक्ष को चुनावी मैदान से दूर हो जाना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया की इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बिहार में वोटिंग से पहले शूटिंग जारी है, लेकिन गोलियों के इस धमाके के बीच जो शोर है उस पर भी ध्यान दीजिए। अंतिम निर्णय पूर्णिया की सांसद पप्पू यादव ने जो कुछ कहा वो भी किसी धमाके से कम नहीं है। संविधान बचाने के लिए अंतिम निर्णय हम लोग को आर पार लड़नी होगी, अन्यथा इस पर गंभीर विषय है, विचार करना चाहिए। क्या बीजेपी अकेले चुनाव इस देश में लड़े, वॉक ओवर कर दिया जाए और विपक्ष विहीन इसको सरकार दे दिया जाए। विपक्ष की इन्हें जरूरत ही नहीं है। बिहार में मौसम चुनाव का है। वोटर लिस्ट और आधार पर आर पार की लड़ाई है और विपक्ष की तरफ से आवाज आई है कि उन्हें चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। आखिर पूरा मामला शुरू कहां से होता है? दरअसल खबरें ये आ रही थी कि बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई लोगों के पास पहचान पत्र से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तेजस्वी यादव के सामने जब ये मुद्दा रखा गया तो वो भड़क गए और सूत्र पर ही अटक गए। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तेजस्वी की जुबान से जो बात निकली वो दूर तक पहुंच गई। बिहार में वोटिंग से पहले शूटिंग का मुद्दा पीछे छूट गया। सत्ताधारी पार्टियों को मौका मिल गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जिस प्रकार का उन्होंने पहले तो सूत्र के बारे में बोला और उसके बाद कह दिया कि प्रेस भी यही है। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। तेजस्वी यादव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जो खुलासे हो रहे हैं वो सियासी दांवपेच का आधार भी बन रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा बताया जा रहा है कि नेपाल, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि 1 अगस्त के बाद ये नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। खबर ये भी है कि ऐसे लोगों के नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। फिर सूत्र के हवाले से खबर, ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? और अगर हाँ, फिर भी म्यांमार और बांग्लादेश के लोग हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। नेपाल के साथ किस तरह का संबंध है, पूरे दरभंगा, मधुबनी से लेकर के इधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा,
आपको ये समझ दिल्ली दरबार को नहीं होगी। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। जो अवैध घुसपैठिया हैं, जो अवैध घुसपैठिया जो आज वैध मतदाता बन गए हैं, उनको नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हों, उनको जो है वो वैधता को, उनके उस अवैध नागरिकों को वैध दिखाने की और जताने में लगे हों, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। ये अवैध घुसपैठियों का वैध मतदाता बनना, ये भारत के जो नागरिक हैं उनके जो हक हैं उनको हाईजैक करना है, उनके अधिकारों का अपहरण करना है। और इस अधिकारों के अपहरण और हक के हाईजैक करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो जो वैध भारतीय मुसलमान है। सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन ये पूरा मामला फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मौजूद है और दोनों अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच बिहार में कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अकेले राजधानी पटना में 10 दिनों के अंदर 7 हत्या हो गई है। 10 दिन में 7, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, हतप्रभ कर देता है। विपक्ष कह रहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष ये कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि जब चुनाव आते हैं अपराधी सिर उठाते हैं। ये तो पहले भी हुआ है। लगभग हर रोज एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ता है और अफसोस की बात है कि यह सिलसिला थम भी नहीं रहा। सबसे पहले आपको बिहार में अपराध की आज 3 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय की। बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलियां चली और शख्स की हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर भोजपुर की है। यहाँ उत्पाद विभाग और पुलिस टीम ने शराब तस्करों पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर पटना की। अपराधियों ने बाइक रिपेयर करने वाले मैकेनिक को गोली मार दी। बिहार में अपराध बेलगाम है, लेकिन सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है। देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। बेगूसराय में बस स्टैंड पर वसूली के लिए बैठे लोगों पर दिन दहाड़े फायरिंग की। मौजूद हूँ बेगूसराय के उस स्थान पे जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने गोलीबारी कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और दूसरा घायल है। ये वही स्थान है जहां आप देख सकते हैं घेराबंदी किया गया है ईंटों से। एफएसएल की टीम आएगी और इसे जांच करेगी और ये वही जगह है जहां पर बेखौफ बदमाश आए और यहां पर बैरियर वसूलने के लिए जो संवेदक थे वो बैठे हुए थे। यही कुर्सी है और यही टेबल दिख रहा है जिसपे वो अपराधी आए 5 से 6 की संख्या में मोटरसाइकिल से और अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जिनका नाम अमित कुमार है और दूसरे व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं जो अभी अस्पताल में इलाजरत है। पटना में बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पिछले 24 घंटे में पटना में 3 हत्याएं हो चुकी हैं और 10 दिनों में 7। पूरे बिहार का आंकड़ा देखें तो 10 दिनों में बिहार में हत्या की 22 वारदात हुई। उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटोशूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलिया दिखा करके। देखिए, ऐसा है कि बिहार में निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि अभी आज
कुछ दिनों से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, जिसको तोड़ने में पटना की पुलिस और बिहार की पुलिस लगी हुई है। बहुत जल्दी सकारात्मक रिजल्ट आएंगे और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जब जब नजदीक आते हैं बिहार में अपराधी सर उठाते हैं और पुलिस जब सर को तोड़ देती है तो महीने भर में ठीक हो जाता है और पूरी तरह से अंकुश है। निश्चिंत रहिए, अगले एक सप्ताह के अंदर सब ठीक हो जाएगा। बिहार में चुनाव का वक्त है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। विपक्ष मुद्दा बन चुका है। दिक्कत भी यही है कि कहीं कानून व्यवस्था सिर्फ मुद्दा बनकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई बिहार चुनाव को लेकर और उसमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी शामिल करा गया। उस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जिसका भी सुझाव और सहयोग की जरूरत होगी उससे मदद ली जाएगी। पप्पू यादव आए, पहली बार हमने देखा औपचारिक तौर पर बैठक में, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है चुनाव में? देखिए, सुझाव बीजेपी के रोकने के लिए जो सकारात्मक सुझाव है हम किसी से लेने के लिए बहती है। हम बीजेपी को एनडीए गठबंधन जो गुंडा राज चल रहा है उसमें यदि आपका भी सहयोग जरूरत मिलेगा तो आपका भी लेंगे। क्या रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में? क्या रणनीति कैमरा पर हम नहीं बोल सकते। जो आज राहुल गांधी खड़गे जी ने क्या मंत्र दिया है? जी, मंत्र ये दिया है कि पूरी ताकत से लड़िए, एकजुटता के साथ लड़िए और हमारी जहां भी आवश्यकता है जब कहिए हम लोग खड़े। सीट बंटवारे पे बात कब तक तय हो जाएगी और इस पर सारे ये बिहार के मामले हैं, हमारा स्टेट का मामला है, यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। यही कहा गया है कि आप लोग ऐसा जो है एकजुट होकर के करिए ताकि जो है हम आने वाला समय में हम महागठबंधन की सरकार बना सकें। पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर होगा। हमारे नेता अंतुगतवा खड़गे साहब राहुल जी हैं, तो लोग यदि की भावना के साथ लाखों लोग ये बात कहते हैं। राहुल गांधी जी का जो परजेंस है, राहुल गांधी जी का जो परजेंस है वो बिहार में एक्सेप्टेंस 47% राहुल गांधी जी के युवाओं में पॉपुलैरिटी बढ़ी है बिहार में काम करने के लिए। आने वाला समय में राहुल गांधी जी शीघ्र बिहार आएंगे। और ये बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम का राधिका हत्याकांड, 5 दिन गुजर गए, नया दिन नए सवाल, रहस्य गहराता जा रहा है। राधिका की मां, राधिका का भाई, हत्या के दिन घर में मौजूद दूसरे रिश्तेदारों की चुप्पी मिस्ट्री को और बढ़ा रहे हैं। और सबको छोड़ भी दें तो राधिका की मां की चुप्पी बहुत ज्यादा अखरती है। जिसने जन्म दिया वो हत्या पर चुप क्यों है? बेटी के साथ हुए अन्याय पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो सदमे में है या फिर मां का मौन किसी सच पर पर्दा बन गया है? देश की सबसे मार्मिक खबर पर राधिका की दोस्त बड़े खुलासे कर रही है। आज राधिका की एक दोस्त ने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत की है। मौत से ठीक एक दिन पहले राधिका ने अपनी दोस्त को एक फोटो भेजी थी। क्या है उस तस्वीर का राधिका के मर्डर से कनेक्शन? हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मौत से एक दिन पहले राधिका ने अपनी दोस्त को सोशल मीडिया टूल पर एक तस्वीर भेजी, लेकिन उस तस्वीर में कोई चेहरा नहीं था, वो ब्लैंक स्नैप थी। मौत से एक दिन पहले अपनी दोस्त को राधिका ने ब्लैंक स्नैप क्यों भेजा था? राधिका की मौत में ब्लैंक स्नैप की मिस्ट्री क्या है? राधिका ने अपने दोस्त को मर्डर से एक दिन पहले क्यों भेजी ब्लैंक स्नैप? ब्लैंक स्नैप से राधिका ने क्या सिग्नल दिया? वो शाम को या सुबह रोज 5:30 बजे 6 बजे उठ के मेरे को स्नैप भेजती थी और जो मरने से एक दिन पहले उसने मुझे सिर्फ एक काली फोटो भेजी, काली स्नैप, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। इसका ये मतलब है या तो वो घर से बाहर नहीं गई या तो वो कोर्ट पे नहीं गई थी। दोस्त ने राधिका की मौत के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। राधिका की दोस्त ने एनडीटीवी इंडिया संवाददाता
मुकेश सेंगर से बताया कि राधिका के पिता ओवर प्रोटेक्टिव थे। वो राधिका के आने जाने, पहनने ओढ़ने और मेकअप करने पर भी कड़ी नजर रखते थे। जब हम एक बार बाहर भी गए थे तब भी ज्यादा लेट नहीं होता, 8 ही बजे होंगे, आजकल 8 बजे इतना लेट नहीं है, बट तब भी उसको डांट पड़ी थी घर पे कि वो कहाँ है, क्यों है। और जब हम वॉक करते थे तब भी उसको डांट पड़ती थी। वो टेनिस खेलती थी तब उसकी एक और फीमेल ट्रेनर थी जो उससे बड़ी थी, तो तब उसको छोटे कपड़े पहनने पे बोला जाता था। अच्छा। कि छोटे कपड़े क्यों, और ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं था, ये उसके बाहर जो लोग थे आजू बाजू वो भी टोकते थे। लड़की थी, उसका मन करता था मेकअप करने का, तो उसमें क्या बुराई है? इस बात पे आपने उसको मार दिया, ये कोई बात है? राधिका का परिवार उनसे प्यार करता था, खेल से जुड़ी हर जरूरत को पूरा करता था। अगर राधिका को कोई परेशान करता था तो राधिका के बचाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। मतलब फीमेल कोच थी, सबसे छोटी थी, वहाँ पे सारे मेल थे, बड़े लोग थे वो, एंड वो उसको पिन पॉइंट कर रहे थे। एंड इवेंचुअली जब वो थोड़ा बाहर चला गया, उसने अपने पापा को ये चीज बताई थी कि ऐसे ऐसा उसको परेशान करे, तो उसके पापा आए थे कोर्ट पे सुबह सुबह, और उन्होंने उस बंदे को जो उसको परेशान करता उसको धमकी भी दी थी। उन्होंने उसको ये बोला था कि अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी बोला उसके बारे में तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, ये उन्होंने उसको बोला था। राधिका के पिता तेवर वाले आदमी थे, पैसे रुपए से मजबूत थे, अपनी बेटी से प्यार भी करते थे, फिर क्यों गोली मारी? राधिका की दोस्त के दावे पर विश्वास करें तो राधिका की हत्या अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं है, इसकी प्लानिंग तो कई दिन से चल रही थी। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे, 5 गोलियां कौन सा बाप मारता, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया। वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। हिमांशिका ने जो दावा किया है उसमें 3 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, 3 दिन से राधिका की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। नंबर 2, राधिका 10 दिन से बहुत परेशान थी। नंबर 3, राधिका पर बहुत पाबंदियां थी। इसके अलावा राधिका के सोशल मीडिया के बारे में उनकी दोस्त ने एक दावा किया है। राधिका के इंस्टाग्राम अकाउंट में पहले 1900 फॉलोवर्स थे। उसका अकाउंट पब्लिक था, लेकिन हत्या से ठीक पहले उसके फॉलोवर्स की संख्या 68 हो गई। अकाउंट का स्टेटस पब्लिक से प्राइवेट हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि राधिका के मर्डर की मिस्ट्री उसके सोशल मीडिया अकाउंट में छिपी है? वरना मर्डर से कुछ समय पहले उसके फॉलोवर्स की संख्या इतनी ज्यादा अचानक कम कैसे हो सकती है? क्या राधिका ने अपने फॉलोवर्स को डिलीट किया? और क्या ये सारी बातें परिवार के लोगों को पता थी और इसीलिए राधिका की मां और बाकी रिश्तेदार मर्डर पर चुप हैं? दरअसल राधिका केस में अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। तभी हर रोज एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। पुलिस इस मामले में पत्ते बहुत संभल के चल रही है और परिवार के लोग, खासकर मां और भाई, कुछ नहीं बात कर रहे हैं। वो बात करें तो शायद चीजें स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार अगर ये बात सही है कि पिता अपने ऊपर खून का इल्जाम ले रहा है, तो क्यों पिता ने अपनी ही बेटी का, जिसको उसने 25 साल तक पाला पोसा, उसको क्यों मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे खतरे की बात जो हम सब के ऊपर मंडरा रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट की। यानी आपको फोन के जरिए एक अननोन फोन आए और आपको
एक तरीके से बंधक बना लिया जाए और आपके बैंक का एक्सेस लेकर पैसा ट्रांसफर कर लिया जाए, जो कि आजकल बड़ा ज़्यादा चर्चा में है। डिजिटल अरेस्ट, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। वर्ष 2024 में यानी पिछले साल डिजिटल फ्रॉड और अरेस्ट के कुल 1,23,672 केस दर्ज हुए, जिसमें आम आदमी का 1,935 करोड़ रुपया डूब गया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। इससे आपको समझने के लिए हमने एक ग्राफिक्स, एक चित्र तैयार किया है, जो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर बस आने ही वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये अब आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी डिजिटल बैंक फ्रॉड में सबसे पहले होता है विक्टिम, यानी पीड़ित, जिसको लूटा जाता है, जिसको बुद्धू बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम विक्टिम के नाम से जानते हैं, जिसका पैसा उसी से छीन लिया जाता है उसकी मर्जी से। कथित तौर पर बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम एक ही है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कई बार आप खुद कर देते हैं और कई बार अनजाने में बातों में फंसाकर, झुठलाकर, ब्लैकमेल कर कर आपसे निकलवा लिया जाता है। और कई बार आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये दूसरा बैंक अकाउंट स्कैमर का होता है, यानी जो व्यक्ति दूसरी तरफ फोन पर आपको बातों में फंसाता है। अब अगर आप इस पूरे नेटवर्क को देखिए, जो इस वक्त आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पूरे नेटवर्क को देखेंगे तो ये तय होता है कि पैसा विक्टिम अकाउंट से निकलता है, स्कैमर के अकाउंट में जाता है, और स्कैमर के बाद से आगे बढ़ते हुए अलग अलग अकाउंट में, छोटे छोटे हिस्सों में, कई सौ अकाउंट्स में बढ़ जाता है, जो बहुत से अलग अलग अकाउंट्स बनाए गए होते हैं। उसके बाद ये पैसा या तो विदेशी खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर इन छोटे छोटे जो अकाउंट्स बने हैं उनसे एटीएम के ज़रिए कैश के तौर पर निकाल लिया जाता है। तो ये पूरा खेल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान अगर विक्टिम बैंक में शिकायत करे, यानी अगर आप पीड़ित हैं और आप बैंक में शिकायत करें, तब क्या हो सकता है। अगर विक्टिम बैंक में शिकायत करे तो उसके फंड को, ट्रांसफ़र को फौरन रिवर्स नहीं किया जाता। यानी आप कहें कि भाई मुझे बुद्धू बना लिया गया है, मेरे अकाउंट से इतने लाख रुपए निकल गए हैं, बैंक को फ़ोन करें, बैंक से मदद मांगे, तो बैंक वो मदद नहीं करते हैं, उस अकाउंट को, उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं करते हैं। बड़ी रकम के ट्रांसफ़र पर दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी आरबीआई के कुछ नियम हैं कि अगर औसत से बड़ी रकम निकल गई तो ट्रांसफ़र से पहले हर बैंक सिक्योरिटी ड्रिल करता है। मतलब ग्राहक से फ़ोन करके पूछा जाना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र क्या आपने ही किया है, आपके अकाउंट में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या आपने खुद किया है या नहीं किया है। आपका कंसेंट लिया जाए, आपकी सहमति ली जाए। लेकिन शायद अब तक ऐसा नहीं हो रहा है, और यही बहुत बड़ी वजह है कि डिजिटल अरेस्ट के केस बढ़ते जा रहे हैं और किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। जिसका अकाउंट लूटा जा रहा है वो भी वो उसके अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, और जिसके पास पैसा जा रहा है वो भी पूरी तरीके से उस पैसे को, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। दरअसल इन दिनों हुआ क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में मुंबई में 2 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 8 बैंकों को नोटिस दिया गया है और बैंक से पूछा गया है कि डिजिटल फ्रॉड को आपकी सर्विसेज में कमी क्यों ना माना जाए। यानी बैंकों की जवाबदेही की बात अब सामने आ रही है। अगर इस दिशा में कंज्यूमर कोर्ट कोई निर्णायक कदम उठा सकता है तो फिर बैंकों की जवाबदेही तय हो जाएगी। बैंक अगर स्कैम की रकम को डिजिटली रिट्रीव करेगा, मतलब फौरन वापस लौटा पाएगा, पीड़ित के खाते में पहुंचा देगा, तो डिजिटल फ्रॉड के केस में काफ़ी कमी आ सकती है। यानी बैंक अगर इनिशिएटिव ले, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें और पैसा वापस लाने में, क्योंकि डिजिटली ट्रांसफ़र हुआ है, वो डिजिटली वापस भी आ सकता है। बैंकों की जवाबदेही अगर तय हो जाए, जैसा कि नोटिस किया गया है, तो शायद इस मामले में कुछ कमी आ सकती है। इस विषय में मुंबई के नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमने वहां के वकील महेंद्र लिमे से बातचीत की है, उसको आपको सुनवा देते हैं। कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि उनके जो कानून है या रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइंस डायरेक्ट की गई है, उस डायरेक्ट का प्रॉपर फॉलोइंग इन बैंकों ने नहीं किया हुआ है, और जिसलिए ये स्कैम पूरा संभव हो चुका।
तो इस तरीके की ये जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी काफी बदलाव आने की आशा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर अपना पैसा जब बैंक में रखता है तो उसको भी ये सेफ्टी महसूस होना चाहिए कि मैंने मेरा पैसा सही रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जो विक्टिम्स हैं उनके तरफ एक मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने ही गलती की हुई है। और हम लोग आशा कर रहे हैं कि कंज्यूमर कमीशन भी इसी दृष्टि से इस मामले को देखेगा और इन अरेस्ट स्कैम जो विक्टिम जो पहले ही सताए जा चुके हैं, जिनकी जिंदगी की कमाई गंवा चुके हैं, उनको भी कोई अच्छा रिलीफ मिल पाएगा और कंज्यूमर कमीशन उसको योग्य तो न्याय करेगा। इस पूरे खेल में बैंकों की भूमिका पर कई बार सवाल पूछे गए हैं। बैंकों की भूमिका को लेकर और चुस्त दुरुस्त इस व्यवस्था को बनाने की बात की गई है, पर बैंकों पर जब तक कोई कानूनन उन पर दबाव नहीं पड़ता तब तक शायद इस डिजिटल अरेस्ट के मामले में जो विक्टिम है उनको शायद ही कोई मदद मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। तेजी से बदलते समाज में अलग अलग जगहों पर परिवार की परिभाषा भी बदलती जा रही है। शहरों में 3 लोगों का परिवार बहुत कॉमन बात आजकल है, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा होता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 3 लोगों का यही परिवार साथ साथ ड्रग्स खरीदने जाए? हैदराबाद से आज यही खबर निकलकर सामने आई है और ये तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अब बचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर गचिबौली में गांजा नेटवर्क का भांडाफोड़ करके 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप जिन लोगों को चेहरा छिपाते देख रहे हैं वो पेशे से बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, स्टूडेंट भी हैं और सबसे खास बात यह है कि गांजा खरीदने के लिए यहाँ आने वालों में पति पत्नी भी हैं। मिसाल के तौर पर एक पति पत्नी गांजा खरीदने पहुंच गए और वो भी अपने 4 साल के बच्चे को साथ लेकर। सादी वर्दी में मौजूद एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यानी ईगल ने पत्नी और बच्चे को तो छोड़ दिया, लेकिन पति को पकड़ लिया और सैंपल टेस्ट हुआ तो ड्रग्स की पुष्टि भी हो गई। इसी तरह मौके पर पहुंचे एक और दंपति से पूछताछ हुई। पहले पत्नी ने कहा कि वो गांजा नहीं लेती है, लेकिन टेस्ट हुआ तो पता चला कि पति और पत्नी दोनों ही गांजा पीते हैं। 3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि पुलिस का कहना है कि 100 से ज्यादा ऐसी लिस्ट है सिर्फ इस गांजा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जहां पर एक कोड वर्ड भेजा जाता है, बच्चा आ गया है भाई, यानी कि गांजा यहाँ पे पहुँच गया है, आप आके अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ये एक कोड वर्ड व्हाट्सएप द्वारा दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग आते हैं अपना गांजा खरीदने के लिए और 50 ग्राम का एक गांजा एक पैकेट 3000 रुपये में बेची जाती है और वो 5 किलो तक लेके आए थे। ईगल के एसपी चेन्नूरी रुपेश ने एनडीटीवी को बताया कि महाराष्ट्र के एक शख्स संदीप का नाम इस पूरे धंधे में सामने आया है। वो गांजे के धंधे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, खास तौर पर आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। जानकारी मिली है कि संदीप के पास 100 से ज्यादा नियमित ग्राहकों का एक डेटाबेस तैयार है, जिन्हें 50 ग्राम गांजा 3000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेचा जाता है। संदीप जब हैदराबाद आता है वो अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर संदेश भेजता है, भाई बच्चा आ गया, यानी भाई बच्चा आ गया कोड के जरिए ग्राहकों को बताया जाता है कि वो आएं और गांजा ले जाएं। जिन लोगों को गांजा के नियमित खरीदार के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। नवीन, उम्र 31 साल। निखिल, उम्र 29 साल, इंजीनियर। सिंधूरा, उम्र 26 साल, आर्किटेक्ट। हसन, उम्र 34 साल, प्रॉपर्टी मैनेजर। क्रांति, उम्र 28 साल, आईटी प्रोफेशनल। और आयुष, उम्र 22 साल, छात्र। कुल 14 लोगों को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि धंधे का सरगना महाराष्ट्र का संदीप एक बार फिर बचकर निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पूरी स्टोरी में जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छा कमा खाते हैं। इनमें से कई तो फैमिली वाले लोग भी हैं और कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पति और पत्नी साथ साथ गांजा खरीदते हैं और इसका नशा साथ करते हैं। इस पूरे मामले का कानूनी पहलू भी अब समझिए। कानूनी प्रावधान ये है कि इस मामले में एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 27B लगाई जाती है, लेकिन गिरफ्तार लोगों के बारे में ये पता चलता है कि वो तस्करी का हिस्सा नहीं थे और सिर्फ नशे के लिए गांजा खरीदते थे, तो उनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 64A लगाई जाती है। लेकिन शर्त ये होती है कि ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर 1 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन बात कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक पहलू की भी है। खास तौर पर ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जिसमें पति और पत्नी अपने 4 साल के बच्चे के साथ गांजा खरीदने पहुंच गए। इससे हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहली बात, क्या इससे पारिवारिक मूल्यों का पतन नहीं हो रहा, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा? एक 4 साल का बच्चा ऐसी जगह पर मौजूद है जहां उसके माता पिता नशीले पदार्थों की खरीदारी का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्या बड़ा होकर यह बच्चा नशे को एक सामान्य घटना नहीं मान लेगा? दूसरी बात, क्या नशे की लत को तेजी से सामाजिक स्वीकृति मिल रही है? हैदराबाद जैसे शहर में अलग अलग जगहों से पहुंचे आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र नशीले पदार्थों की खरीद में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि नशे की लत एक हद तक अब सामान्य होती जा रही है? और तीसरी बात कि क्या सिर्फ कानून से एक बात बन जाएगी या इसे इमरजेंसी मानकर जागरूकता बढ़ानी होगी? क्या ऐसे मामलों को वेकअप कॉल की तरह लेने का समय आ गया है? क्या समाज या समुदायों पर असर डालने वाले नेताओं, अभिनेताओं, धर्म गुरुओं को युद्ध स्तर पर काम नहीं शुरू कर देना चाहिए? तो इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कुछ और खबरें। बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। और खबरों की खबर में अब बात कर लेते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की, यानी आज कहे सो आज कर पर। विश्वास किसी पर इतना करें कि वो आपको छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करें कि उसके मन में सदैव आपको खोने का डर बना रहे। यानी जो करें डूब कर करें, भरपूर करें, ये बहुत जरूरी है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।